लास्ट ईयर जून में जब मैं यहाँ था, इस खूबसूरत सी लोकेशन पे, तो वो जो जगह है वहाँ पे टॉप पे, वहाँ पे आरटीआर के साथ में मैं खड़ा था। वहाँ बैठ के मैं सोच रहा था कि जब मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ आऊँगा तो आरटीआर लेके नहीं आऊँगा, कुछ और बाइक, ऐसी कोई और बाइक लेके आऊँगा मैं जो मतलब और अच्छा फील दे यहाँ पे। ठीक है, उस टाइम कोई प्लान नहीं था कि कब बाइक बदलनी है वगैरह, बस यूँ ही सोचा था कि कब आएंगे। लद्दाख का भी कोई प्लान नहीं था। आज फिर से लद्दाख करने का मौका मिला, फिर से वही जगह, फिर से वैसा ही नज़ारा। आज बारिश नहीं हो रही है, उस दिन बारिश हो रही थी। थोड़ा सा टाइम जो है लेट था, लेकिन जो सबसे कम चीज़ मुझे पता थी वो थी कि मैं डोमिनार के साथ आऊँगा। डोमिनार जो है वो फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस देख लिए हैं, और साथ में डोमिनार के हो गए हैं लगभग 1500-1600 किलोमीटर, या शायद ज़्यादा नहीं, 1700-1800 या ज़्यादा हो गए, क्योंकि हम लोग जयपुर से यहाँ तक ले आए। तो जितने भी किलोमीटर हुए, डोमिनार जो है कैसी रही, क्या रहे, बहुत सारे सवाल जवाब आपके रहे। प्लस अभी तक रिव्यू का इंतज़ार मैंने इसलिए किया क्योंकि हर कंडीशन में मुझे गाड़ी चलानी थी। पहाड़ों में जहाँ अभी मैं हूँ, गर्म एरियाज़ में, कल जब हम आ रहे थे दिल्ली के आसपास, तब शहर में 45 डिग्री का टेम्परेचर था, और 45 डिग्री अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। जयपुर में चलाई मैंने, वहाँ गर्मी अच्छी खासी होती है, रोड्स, मिट्टी, कम मिट्टी, जहाँ भी हो, हर तरह की सिचुएशन। इंडिया में तो खैर आप 100 किलोमीटर गाड़ी चला लो, आपको हर तरह की रोड कंडीशन मिल जाती है। कहीं रोड होती है, कहीं रोड नहीं होती है, कहीं नाम रोड का होता है, होता कुछ और ही है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा डोमिनार का इन 1000 किलोमीटर, 1000 ही मान लो, हालांकि मैंने इसे चला ली अभी, ओके 1915 किलोमीटर, यानी कि 1915 किलोमीटर पे बाइक है। क्या एक्सपीरियंस मेरा रहा, बजाज के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, सर्विस जो हुई उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा, कितना खर्चा आया, सब चीज़ों की बात करते हैं इस वीडियो में। पहाड़ का एरिया, लेकिन गर्मी बहुत है, तो थोड़े से जैकेट्स के होल्स लूज़ कर लेते हैं। अगर आपको जैकेट खरीदनी हो तो सोलेस की जैकेट है, नीचे लिंक दिया होगा। एनीवेज, क्योंकि मैं ओनर हूँ गाड़ी का, तो बात भी ओनर की तरह करते हैं। सबसे पहले काउंट करते हैं कि नेगेटिव चीज़ें क्या है बाइक में, और उसके बाद में मैं बताता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ें क्या है गाड़ी में। अब क्योंकि लगभग मुझे हर चीज़ पता चल गई है अब तक जो है इन 2000 किलोमीटर के दरमियान, कि क्या चीज़ें पॉजिटिव है क्या नहीं है। हाँ, शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज़ से, जो है ये मिरर्स। ये जो मिरर्स आप देख रहे हैं गाड़ी पे, ये बहुत ही पास में है, इनको थोड़ा दूर करना चाहिए था, या इनको थोड़ा बड़ा करना चाहिए था। प्रॉब्लम क्या है, जब भी ये मिरर्स जो हैं इनको आप देखोगे, इनके अंदर आप रियर व्यू देखोगे, तो आपकी हाथ की जो जैकेट्स है या जो भी आपने पहन रखी है, वो आधे मिरर का एरिया कवर कर लेती है, और उस सूरत में फिर आपको जो है दिखता नहीं है बाकी का पार्ट। कई बार आप जो है हाथ श्रिंक करते हो, ऐसे हाथ को अंदर कर लेते हो, श्रिंक कर लेते हो कि मुझे पीछे का व्यू दिख जाए। तो ये मिरर्स या तो थोड़े से वाइड होने चाहिए थे, थोड़े और दूर लगाने चाहिए थे, या थोड़े से बड़े होने चाहिए थे। वो एक प्रॉब्लम जो है, सबसे डोमिनेंट प्रॉब्लम यहाँ डोमिनार में है। उसके बाद एक चीज़ जो है, जो डोमिनार से रिलेटेड थी, जब भी इसके एड्स आ रहे थे तो बड़ा दिखाते थे डोमिनार द नाइट, ये वो, मतलब दिखा रहे थे कि नाइट में इसकी जो लाइट्स है वो बहुत ज़बरदस्त है। अभी तक मुझे नहीं लगता किसी रिव्यूअर ने ये बात कही होगी, लेकिन डोमिनार की लाइट्स में पावर नहीं है। जी हाँ, ये लाइट्स जो है ये एक्चुअल में पावरफुल नहीं है उतनी। एलईडी लाइट्स है, बेटर हो सकती थी, लेकिन कोई मज़ा नहीं, कोई मज़ा नहीं है। मुझे लगता है मेरी आरटीआर जो है, जो स्टॉक हेलोजन पे चलती थी, वो शायद बेटर लाइट थ्रो दे रही थी इसके बजाय। मतलब एलईडी टेक्नोलॉजी जब आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे थे, थोड़ा सा बेटर करते तो और बेहतरीन लाइट्स निकाल सकते थे, ये मुझे लगता है डोमिनार के थ्रू। लेकिन इसकी लाइट्स जो है डिसेंट है, अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है, बीच की है, बेटर हो सकती थी। फिर आता है इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है 2 भागों में डिवाइड है, एक टैंक के ऊपर दिया है, एक आगे की तरफ दिया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है।
मतलब मेरी RTR का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था उसमें इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। 0 to 60 ट्रिप जो है उसमें बताता था, टाइम बताता था 0 to 100, टॉप स्पीड बताता था। पता नहीं मतलब इस चीज़ के तो कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लग रहे थे, जस्ट एक ऑलरेडी जो चीज़ें अवेलेबल है उसमें ऐड करनी थी। इनफैक्ट उसमें इंजन जो है टेम्परेचर वो लगाया जा सकता था। इसमें जो है आपके पास गियर शिफ्ट इंडिकेटर, चलो उसमें थोड़ा मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं तो हम उसे 1 मिनट के लिए अवॉइड कर देते हैं। तो जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को और डायनेमिक बनाया जा सकता था। ट्रिप्स जो दिए जा सकते थे 0 to 60, 0 to 100 दिए जा सकते थे। आपके पास और भी कई चीज़ें ऐड की जा सकती थी। क्लॉक दी है, डेट नहीं है, कई चीज़ें मिसिंग है। इनफैक्ट एनटॉक जो है TVS की, वो अगर आप देखोगे तो आपको शर्म आ जाएगी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क्या ऑफर करता है उसके सामने। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जो ड्यूक 390 है उसकी तरह ब्लूटूथ वगैरह दिए जाएं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ हो गई है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में। और जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट पैनल जो नीचे दिया गया है जिसमें बैटरी इंडिकेटर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर वगैरह इंडिकेट करता है, वो भी कोई ख़ास मतलब काम नहीं आता, क्योंकि कभी भी आपको वो दिखेगा ही नहीं टूरिंग करते हो। आप जब गाड़ी खड़ी है तब आप उसे देख सकते हो, बाकी वो कभी भी दिखता नहीं है। तो इस वजह से वो ऑलमोस्ट यूज़लेस हो जाता है। शायद उसे हटा ही देना चाहिए था वहाँ से। मतलब अब जब नेक्स्ट अपडेट आए तो उसमें हटा के उसे एक बेटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो बजाज दे सकती है। वाइब्रेशंस गाड़ी में ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन मुझे कम लगते हैं क्योंकि मैं RTR से आया हूँ, उसमें थोड़े ज़्यादा वाइब्रेशन है। लेकिन हाँ, नो डाउट वाइब्रेशंस है और इन्हें एक्चुअल में कंट्रोल किया जा सकता था। बहुत ही हमिंग नॉइज़ जो होती है ना, वैसे हमिंग वाइब्रेशन इसमें आते हैं और लगातार करके वो वाइब्रेशंस आते रहते हैं। आपके टैंक में दिखते हैं, आपके हैंडल बार्स में वो वाइब्रेशन महसूस होते हैं। इन वाइब्रेशंस के बारे में एक अलग तरीके का कमेंट मैं करता हूँ। ये वाइब्रेशंस जो है ओवर द टाइम आपको फील देने लगेंगे कि पावर से रिलेटेड फील है। मतलब वो आपको और ज़्यादा बाइक को जो है रेव करने की फीलिंग देंगे, और ज़्यादा बाइक को स्पीड अप करने की फीलिंग देंगे। ऐसा नहीं है कि परेशान करेंगे, मुझे किसी भी वक्त वाइब्रेशन से परेशान नहीं किया। परेशान जिस चीज़ ने किया है वो है गाड़ी का गियर बॉक्स। मतलब बजाज के गियर बॉक्स कभी भी अच्छे नहीं रहे और ये अमंग दी वर्स्ट है। मतलब धीरे धीरे ऐसा होता है ना, कंपनी धीरे धीरे इंप्रूव कर दी है, बजाज नीचे जाती है गियर बॉक्स के मामले में। मतलब वो पहले थोड़ा ठीक था, फिर और ख़राब हुआ, ये एकदम घटिया चीज़ है। तो गियर बॉक्स जो है ओवर द टाइम बहुत ही बेकार हो रहा है। आप न्यूट्रल लगाने में परेशानी होती है, गियर जो है आवाज़ करता है बहुत ज़्यादा। रॉयल एनफील्ड में एटलीस्ट फर्स्ट गियर में प्रॉब्लम आती है ऐसी आमतौर पे, लेकिन इसमें तो हर गियर में परेशानी है। गियर बॉक्स इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर आता है ऐसा इशू जो कि कई लोग ज़्यादा सोचते हैं जिसके बारे में, सर्विस। बजाज की सर्विस हिट और मिस एक वर्ड होता है इंग्लिश में, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, इस बाइक को मैं फ़र्स्ट सर्विस करवाने लेके गया। जब फर्स्ट सर्विस मैंने करवाई तो मुझे ऑलरेडी पता था कि बाइक में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो मैंने उन्हें बताया कि ये बाइक है, फर्स्ट सर्विस करो। उन्होंने गाड़ी जो है वॉश की, इंजन ऑयल चेंज किया, कूलेंट टॉपअप किया, पकड़ा दिया। ये उनका पूरी सर्विस हो गई। उसके बाद मैंने उन्हें कई चीज़ें बताई। मैंने कहा गियर में इशूज़, उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि यार ECU अपडेट, वो ब्लैंक थे, ECU अपडेट होता क्या उन्हें पता ही नहीं था। मतलब एक ये शॉकर चीज़ थी। लेकिन एक्चुअल में जब इसका रीज़न अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो बजाज ने प्लेटिना जैसे प्रोडक्ट बेचे हैं, पल्सर जैसे प्रोडक्ट बेचे हैं, मोस्टली कार्बोरेटेड प्रोडक्ट बेचे हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि ECU होता क्या है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और ख़ासतौर से अगर प्रोडक्ट बिकते भी हैं बजाज के फ्यूल इंजेक्शन वाले, तो इनकी सेल इतनी कम है कि उनसे रिलेटेड मैकेनिक्स नहीं है। फिर सेम डीलर के मैं दूसरे वर्कशॉप पे गया और वहाँ उन्हें पता था कि ECU अपडेट है, ये सब चीज़ें हैं, क्या होती है, तो उन्होंने किया। वहाँ जाने के बाद एक्सपीरियंस अच्छा था, एक जगह एक्सपीरियंस बुरा था। यहीं पे एक और चीज़ जोड़ देता हूँ जो कि है बाइंग एक्सपीरियंस। मेरा बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा था, डीलर अच्छा था। वहीं रोहित भैया जो है फ्री एडवाइस है, उनका बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो उन्होंने बाइक ली ही नहीं। तो सब वैसे है। हो सकता है आपको अच्छी सर्विस मिल जाए, अच्छी डीलरशिप मिल जाए, तो नो डाउट मुझे कोई परेशानी नहीं लगती है बाइक की सर्विस रिलेटेड इश्यूज़। कॉस्ट अच्छे हैं, सर्विस कॉस्ट जो है वो अच्छी है, मेंटेन है, बट आपको प्रॉपर मैकेनिक ढूंढना ही एक टास्क हो जाएगा आपके लिए। फिर आती है चीज़ बाइक का इंटेंशन। ये एक स्पोर्ट्स टूरर है। टूरर मतलब एटलीस्ट आपकी गाड़ी जो है 400-500 किलोमीटर चलनी चाहिए। ये इसका 11 लीटर का टैंक जो है, इसके साथ में इसकी रेंज जो है 300 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। बहुत ही बेकार रेंज है कई रास्तों पे, ठीक रेंज है कुछ रास्तों पे, अच्छी नहीं है किसी भी रास्तों पे। लद्दाख करूँगा तो मुझे बहुत परेशानी आएगी, एक्स्ट्रा जेरिकन कैरी करने पड़ेंगे। हाईवेज़ में ठीक ठाक है। आप सोचते हो यार इतनी गाड़ी अच्छी पावरफुल है तो एटलीस्ट 200 किलोमीटर तो चलाऊँ, और फिर हर 250-300 किलोमीटर बाद में आप फ्यूल रीफ्यूल करवाते हो, तो वो चीज़ है। टैंक जो है एटलीस्ट 15 लीटर्स का होना चाहिए था, ये बहुत ही लो है, बहुत ज़्यादा लो है ये टैंक।
अब बढ़ते हैं इसके पॉजिटिव्स की तरफ। पॉजिटिव्स बाइक के क्या हैं जो मैंने ये बाइक ले ली, जो ये बाइक जो है सेल कर जाएगी, आप लेंगे, उन सब चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव बाइक का प्राइस, 1,70,000 ऑन रोड, 1,75,000 ऑन रोड ABS वेरिएंट के लिए। ABS वेरिएंट के लिए ये प्राइस, और इस प्राइस पे एक 373 सीसी का इंजन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म भी करता है, खासतौर से मिड रेंज में, वो इंजन मिलना एक बड़ी चीज़ है। आप अगर ऑप्शन सोचें खासतौर से ऐसी बाइक में, इस तरह की बाइक में, रॉयल एनफील्ड्स को एक टाइम के लिए अलग रख दीजिए। मुझे तो एक बजाज ने जब रॉयल एनफील्ड से कंपेयर किया डोमिनार को, तो उनकी बेवकूफ़ी लगी, ऐसे लगा कि अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू डाउन कर रहे हैं। लेकिन मतलब एक वक्त के लिए उसे दूर रखिए रॉयल एनफील्ड्स को। ये अगर देखा जाए मार्केट में इसका प्रॉपर जो कंपटीशन है, वो लोग compete करेंगे RR 310 से। इस वक्त RR 310 की नो डाउट पावर उतनी ज़्यादा नहीं है, बट वो compete कर सकती है बाइक, और लेकिन वो महंगी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऑन रोड लेने जाएं तो 1,80,000 की पड़ जाएगी, वहीं RR जो है वो 2,50,000 के आसपास की पड़ेगी। तो वो जो प्राइस गैप है उसमें आपको प्रीमियमनेस मिलती है, BMW का इंजन मिलता है, अच्छी MID वगैरह मिलती है, नो डाउट, बट ये बजट पे बेटर है। अगर आपका बजट 1,80,000 है तो आप बाकी फीचर्स लेंगे ही कैसे, आपको यही लेनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छी बाइक उस बजट में बन जाती है। नेक्स्ट कम्स ब्रेक। किसी एक रिव्यूअर ने पता नहीं, मुझे नहीं याद किसने कहा, मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, जनाब कहते हैं कि बहुत ही बेकार ब्रेक्स है। मैं मतलब पूछना चाहूँगा या उन्हें सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी बाइक जो है वो सर्विस सेंटर ले जाएँ या दिखाएँ। अमेजिंग ब्रेक्स, बहुत अच्छे ब्रेक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं उन्हें कैसे लगा। हाँ, थोड़े से टायर्स जो है उतने बेटर साथ नहीं निभाते हैं ब्रेक्स के, तो टायर से रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक्स जो है गाड़ी के बहुत अच्छे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जो आती है वेट। गाड़ी में जो वेट है, अपने वेट की वजह से गाड़ी थोड़ी हैवी हो जाती है, थोड़ा माइलेज भले ही कम हो सकता है, लेकिन गाड़ी हाईवे से स्टेबल ज़बरदस्त तरीके से, क्या ज़बरदस्त स्टेबिलिटी है। थोड़ा सस्पेंशन भी स्टिफ है, शहरों में आप परेशान करेगा, लेकिन हाईवेज पे बहुत ही ज़बरदस्त सस्पेंशन, बहुत ही अच्छा वेट, गाड़ी का एकदम जम के चलती है। सर्विस कॉस्ट कितना देती है अगर आप पूछें तो मैं बता दूंगा, 30 किलोमीटर पर लीटर देती है, लेकिन सर्विस को अगर आप पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि अच्छी है, डिसेंट है। इस टाइप की बाइक पे अगर आप हर सर्विस पे 1200-1500 रुपये खर्च करते हैं तो चलता है। यही केस डोमिनार के साथ है, 1200-1500 की सर्विसेज जो है वो हर बार होती रहेंगी। हाँ, एक चीज़ जो है वो यहाँ मेंशन कर देता हूँ, डोमिनार का ऑयल चेंज इंटरवल जो है वो 10,000 किलोमीटर का है। हालांकि सर्विस सेंटर वाले 5,000 रुपये कर देते हैं, लेकिन अगर आप ठंडे एरियाज़ में रहते हैं या ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है तो आप 10,000 किलोमीटर में ऑयल टॉपअप करवा के वो 1,200 रुपये भी बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है 1.5 लीटर ऑयल डलता है, तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट तो उस ऑयल की हो जाती है। तो सर्विस कॉस्ट बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम उसके साथ भी नहीं है। एवरेज भी ठीक देती है, 30 to 35 के आसपास का हाईवे पे अगर आप 90-100 मेंटेन करें, और अगर आप थोड़ा ज़्यादा मेंटेन करें या शहर में आप जानना चाहें तो 28 के आसपास का माइलेज जो है बाइक अभी तक निकाल चुकी है। 2,000 किलोमीटर हो चुके हैं। इनिशियल में जो फर्स्ट सर्विस हुई थी उसमें बदलाव कुछ नहीं था, ECU अपडेट नहीं हुआ था। एक्चुअली ये लेटेस्ट ECU पे है ऑलरेडी। लेकिन बजाज के सर्विस सेंटर की एक और हरकत दिखाता हूँ, वो लोग सिर्फ हेडलाइट लेवलिंग के लिए पूरी असेंबली खोल रहे थे आगे की, उन्हें पता ही नहीं था कि पीछे एक छोटा सा स्विच आता है जिसे किया जा सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि बजाज के सर्विस सेंटर वाले जो लोग हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। ये आपकी किस्मत है कि आपको प्रॉपर सर्विसेज मिले या ना मिले। बाइक अच्छी है, नो डाउट, बाइक में ज़्यादा कमियां नहीं हैं। अगर आपका बजट जो है 2 लाख तक का है तो ये एक बेटर टूरर है। मेरा बजट जो है 2 लाख तक का था, मतलब मैं इतना इन्वेस्ट करना चाहता था बाइक पे, तो ये एक बहुत ही बेहतर टूरर है। आपको हाईवे पे वो आउटराइट पावर देगी, जो मिड रेंज पावर है इसकी ज़बरदस्त। आपको 120-130 क्रूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद एक्सेलरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छी बाइक है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई एज ए टूरिंग सिनेरियो के हिसाब से। सीट और कुछ लोगों को इशू आता है, जो हैंडल बार्स है गाड़ी के, वो हैंडल बार में उनको लगता है कि ये थोड़ा परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो कि आप ओवर द टाइम एडजस्ट कर जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच के आसपास है तो फिर डोमिनार ना लें, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, सीट हाइट, उस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। ये मेरा कंक्लूजन है बाइक के बारे में। अगर आपको लेनी है टूरिंग के लिए आप ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बाइक है। बजाज के सर्विस सेंटर में अच्छा मैकेनिक ढूंढ लें, उससे अच्छी साठ गांठ रखें तो चीज़ें बदल सकती है, चीज़ें बेटर हो सकती है। कंप्लेन कीजिए अगर मैकेनिक अच्छा नहीं है, कोई भी बजाज बाइक हो आपके पास में, क्योंकि ये सुधर नहीं रहे हैं। बाकी तो आई होप सब कुछ अच्छा है। बाकी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये जो रिव्यू है ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और कुछ डोमिनार के बारे में पूछना है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। बाकी लद्दाख की वीडियोस आएंगी अब कुछ ही वक्त में, मतलब कुछ ही दिनों में